सभी का डाउटनट पर बात कर रहे हैं यहाँ पर बेटा जी पुष्पीय पादपों का शारीर, जिसमें हम पिछले लेक्चर में खत्म कर चुके थे क्या ऊतकों के प्रकार। हमने सारे ऊतक पढ़ लिए थे, विभज्योतक ऊतक पढ़ लिए थे और स्थायी ऊतक पढ़ लिए थे। स्थायी ऊतक के सारे प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिए थे। स्थायी ऊतक हमारे सरल और जटिल 2 प्रकार के थे। सरल 3 प्रकार के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये पढ़ लिया था। और जटिल ऊतक जो थे हमारे 2 प्रकार के थे। कौन कौन से? एक जाइलम और एक फ्लोएम, ये हम पढ़ चुके थे। फिर हमने स्टार्ट भी कर दिया था क्या ऊतक तंत्र। मैंने हल्की फुल्की चीज आपको बताई थी, आज उसको आज कंटिन्यू करेंगे। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों क्या ऊतक तंत्र। उसके बाद ऊतक तंत्र पढ़ेंगे और लास्ट में लेकर आऊंगा बच्चों मैं क्विज। ठीक है, स्टार्ट करें। किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी? ऊतक तंत्र की। ठीक है, अब इस डायग्राम को गौर से अभी मत देखिए, अभी एक्सप्लेन करूंगा यहां पर ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, आइए, मैंने आपको बताया था बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ऊतक तंत्र जो होता है यानी टिश्यू सिस्टम जो था, उसका मीनिंग कि ऊतक तंत्र का मतलब एक तंत्र है जो कई प्रकार के ऊतकों से बना हो सकता है। जो आपके सरल ऊतक भी हो सकते हैं, जटिल ऊतक भी हो सकते हैं, यानी कई ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ऊतक तंत्र का। इतनी सी बात मीनिंग समझ में आ गया था। मैंने आपको बताया था एक पेड़ में अलग अलग स्थान पर अलग अलग ऊतक तंत्र मिलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के हमारे पादपों में यानी वनस्पति में, पेड़ों में 3 प्रकार के ऊतक तंत्र है। कौन कौन सा बताया था? सबसे पहले बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, जिसको हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा था बेटा जी हमारा भरण ऊतक तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, ये ऊतक तंत्र टिश्यू सिस्टम। ठीक है, ऐसे बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, भरण ऊतक तंत्र, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और तीसरा था संवहनी ऊतक तंत्र, जिसको हमने बोला है वेस्क्युलर टिश्यू सिस्टम। आई होप ये चीज याद आ गई होगी, हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी। ठीक है, अब हम यहां पर सबसे पहले स्टार्ट किया था बेटा जी हमने बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। आज एक बार वापस से रिपीट भी कर दूंगा जो चीज पढ़ी थी, और भी कई सारी चीजें जो आपको बतानी है इस ऊतक तंत्र में। आइएगा स्टार्ट करते। सबसे पहले बेटा हमारा कौन सा ऊतक तंत्र? बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब देखिए, ये मैं अपनी खासियत नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ये जरूरी है बेटा जी। क्या? अगर मैं देखिए सीधा लिख कर ले आता तो उसका इंपैक्ट नहीं पड़ता। मैं लिखता हूं जानबूझ के ताकि उसका एक इंपैक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर। समझना इस चीज को बच्चों, कि जो मैं लिखता हूं उससे आपको भी समझना पड़ेगा कि आपको भी लिखना पड़ेगा। अगर मैं सीधा सीधा टाइप कर ले आता और यहां पर डाल देता तो जल्दी हो जाता, लेकिन उसका असर नहीं होता, इसीलिए मैं लिखता हूं। ठीक है, तो समझना इस चीज को, अगर मैं भी लिख रहा हूं तो आपको भी मेरे साथ साथ लिखना चाहिए। ठीक है, तो बेटा जी बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र क्या था? मैंने सीधा सा बोला, एक ऐसा ऊतक तंत्र, अब बिंदु दर बिंदु चीजें आपने लिखनी है। एक ऐसा ऊतक तंत्र जो एक पेड़ का बाहरी आवरण बनाता है। याद रखना, ये पादप का बाहरी आवरण बनाता है। अब नाम में देखिए कहीं कहीं त्वचा आ रहा है। त्वचा, जैसे हमारी जो त्वचा होती है, हमारी स्किन हमारे शरीर का बाहरी आवरण बनाती है ना, ऐसे एक पेड़ का जो बाहरी आवरण जो होता है वो कौन बनाता है बच्चों? ये ऊतक तंत्र बनाता है। खत्म, सिंपल सी बात, इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए था। एक पेड़ है जिसका बाहरी आवरण कौन बना रहा है? सीधी सी बात है, कौन? बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, सिंपल। ठीक है, अब ये भी मैंने आपको बताया था कि साहब ये ऊतक तंत्र बना किससे हुआ है? ये 3 चीजों से बना हुआ है।
बताया था ना, ये 3 भागों से निर्मित है। अब आप बोलेंगे सर कौन से 3 भाग, कौन से 3 भाग हैं जिससे ये निर्मित है? तो ध्यान से सुनना। 3 चीजें हैं जो मिलकर बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र का निर्माण करती है। सबसे पहले बाह्य त्वचा, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। दूसरा है रंध्र, जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा, और आखिरी है बाह्य त्वचीय उपांग। बाह्य त्वचीय उपांग, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था क्या होता है बाह्य त्वचीय उपांग, क्या है रंध्र, क्या है बाह्य त्वचा। जिनको समझ में आया तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आया अब इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को देखिए। देखिए ये एक पेड़ की टहनी है या तना मान लीजिए, ठीक है। हमने इसका इतना सा भाग काटा, जैसे ये तना है, हमने इसको काटा, काटा कैसा? अनुप्रस्थ काटा। काटने के बाद हमने इस तरीके से सामने से देखा, गोल गोल दिखेगा, ठीक है। अब ये जो भाग है, जब इसका हमने अध्ययन किया तो सबसे बाहरी आवरण जो है ये वाला, ये देखो इस तरीके से दिखा रखा है। सबसे बाहरी आवरण जो है, ये सबसे बाहरी आवरण जो है, ये हरी हरी सी एक स्तर दिख रही है, नीचे वाली नहीं, पीली वाली नहीं, ये जो बाहरी, सबसे बाहरी स्तर जो दिख रही है, ये हरी हरी सी, ये वाली कोशिकाओं से बनी हुई है, बनी हुई है। ये जो स्तर जो है कितनी है जरा सोचिए, एक स्तर है कि 2 स्तर है? आप सीधा बोलेंगे सर एक स्तर है। ये वाली देखनी है, सिर्फ ये वाली, इसके नीचे वाली नहीं देखनी है अभी आपको, ये वाली नहीं देखनी है, ये नहीं देखनी है आपको, ये हरी वाली देखनी है। यही स्तर क्या कहलाती है? एपिडर्मिस, यानी बाह्य त्वचा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई कि बाह्य त्वचा एपिडर्मिस सबसे बाहरी आवरण है, सबसे बाहरी सतह है और एकल सतह है, द्विस्तर नहीं है, 2 सतह से नहीं बनी हुई, एक लेयर है, बस एक लेयर है किसकी? कोशिकाओं की। एक स्तर है किसकी? कोशिकाओं की, जिसको हमने बोला है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा जो सबसे बाहरी आवरण है किसका? एक पेड़ का। समझ में आ गया? अब जरा देखिए, बाह्य त्वचा जो है कोशिकाओं से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? कोशिकाओं से, है ना। अब इन कोशिकाओं के बीच में ना कुछ छेद हैं, इन कोशिकाओं के बीच में कुछ छेद हैं। जरा देखिए ये वाला, ये जगह एक छेद है और इसी छेद से गैस अंदर भी आती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या चाहिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन बाहर चली गई। तो जरा सोच समझकर मुझे बताएं, गैसों का आदान प्रदान जो है क्या वो इन छेदों से होगा या नहीं होगा? और इन छेदों को बेटा जी हम क्या बोलते हैं? रंध्र, यानी स्टोमेटा। अब आप मुझे बताएं, ये स्टोमेटा, ये जो छेद जो थे, ये जो रंध्र जो थे, इन रंध्रों का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी कौन हुआ? ये छेद किसके बीच में मिल रहे हैं? कोशिकाओं के बीच में। किसकी कोशिका? बाह्य त्वचा की कोशिका। तो जरा सोचिए, इसी बाह्य त्वचा में छेद मिल रहे हैं जिनका नाम है रंध्र। तो भैया रंध्र भी किसका भाग है? इस बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र का भाग है। सिंपल। चलें आगे। अब एक और चीज, उपांग का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? एक शरीर है जिससे संरचनाएं निकलती हैं बाहर की तरफ, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उपांग। जैसे ये मेरे हाथ, ये क्या है? उपांग है। ये मेरे पैर, ये क्या है? उपांग है। ठीक है, याद रखना। अब जरा सोचिए, ये कोशिका दिख रही है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 7 कोशिकाएं दिखाई दे रही है। इसमें 5वीं और छठी के बीच में तो रंध्र था जिससे गैसों का आदान प्रदान हो गया। ये सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बना रही हैं? बाह्य त्वचा। जिसमें से दूसरी देखिए, दूसरी कोशिका देखिए, क्या दूसरी कोशिका बाहर की तरफ निकल गई या नहीं निकल गई? आप बोलेंगे हाँ सर निकल गई। तो ये जो संरचना जो बनी है, ये वाली संरचना जो बनी है, क्या ये संरचना सोचिए एक उपांग है या नहीं है? आप बोलेंगे हाँ सर ये उपांग है
है ना उपांग। अब आप बोलेंगे सर यहां पर वर्ड लिखा हुआ है ट्राइकोम, अभी समझाऊंगा क्या है ट्राइकोम, लेकिन जरा इतना सा सोचिए, क्या ये एक उपांग है या नहीं है? बस इतनी सी बात, क्या ये एक उपांगीय संरचना है या नहीं है? हाँ तो बिल्कुल है। तो हमने बोला बाह्य त्वचीय उपांग, जो बाह्य त्वचा की कोशिका, ऐसी कोशिकाएं जो बाहर की तरफ प्रवर्धित हो रही हैं, विकास कर रही हैं, निकल रही हैं, उनका कुछ भाग बाहर की तरफ निकल रहा है, एक धागे के जैसा, एक तंतु के जैसा, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचीय उपांग। रंध्र मैंने आपको बताया, इसी स्तर के अंदर कोशिकाओं के बीच में छेद मिल रहे हैं जिनका नाम है रंध्र। तो बच्चों कुल मिलाकर ये तीन चीजें मिलकर किसका निर्माण कर रही हैं? बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र का। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है? कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें, ये हमारे दो बिंदु हो गए। आइए अब तीसरा बिंदु। बिंदु इसी तरीके से, पहला फर्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, जिसका ए बी दो बिंदु हो चुके हैं। अब सी। अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं क्या कि बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र जो है ना, कोशिकाओं से बना होगा। अब साहब वो कोशिकाएं कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं, पास पास होती है कि दूर दूर होती हैं, एक सतह बनाती है कि दो सतह बनाती हैं? तो सिंपल सी बातें याद रखना, कोशिकाएं जो है वो कोशिका जो बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र का निर्माण करती है, मुख्य रूप से, ध्यान से सुनना, मुख्य रूप से कौन होती हैं? पैरेनकाइमा। कोशिका कौन होती है? पैरेनकाइमा। अब याद करिए पैरेनकाइमा क्या था, भूले तो नहीं? एक सरल स्थायी ऊतक था, ठीक है। तो पैरेनकाइमा नेचर की है या पैरेनकाइमा प्रकृति की है वो कोशिका जो किसका निर्माण कर रही है? बाह्य त्वचा का या बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र का। भाई कुल मिलाकर है क्या? सिर्फ यही तो है, सिर्फ यही तो कोशिकाएं हैं, और कुछ है क्या? नहीं, खत्म। बस यही तो कोशिकाएं हैं और कुछ है नहीं। यही कोशिकाएं जिसने बनाई बाह्य त्वचा, यही कोशिकाएं जिनसे एक उपांग निकल गया, यही कोशिकाएं हैं जिनके बीच में मिल रहा है रंध्र। खत्म, यही तो है, और कुछ है क्या? नहीं। तो यही कोशिका जो एक स्तर बना रही है जिसका नाम है बाह्य त्वचा, ये कोशिकाएं किस प्रकृति की हैं? हमने बोला सर ये कोशिकाएं जो हैं ये पैरेनकाइमा हैं। कैसी है ये? पैरेनकाइमा है, ठीक है। ये कोशिका लंबी लंबी है कि छोटी छोटी है? तो याद रखना लंबी है। दूर दूर है कि पास पास है? पास पास है। सिंपल, कंफ्यूजन तो नहीं था। और कितनी सतह बना रही है, कितनी लेयर बना रही है, कितनी स्तर बना रही है? एक, और एक स्तर या सतह का निर्माण करती है। सिंपल बताएं, बिल्कुल सिंपल सा था। क्या? कोशिकाएं हैं जो एक स्तर बना रही हैं, ठीक है। ये कोशिका किस प्रकृति की है भैया? क्या ये कॉलनकाइमा है? नहीं। स्क्लेरेनकाइमा? नहीं। क्या है ये? पैरेनकाइमा है, ठीक है। कैसी है? लंबी लंबी है, पास पास। खत्म, सिंपल सा था। चलें आगे। अब आगे चलते हैं बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये जो एकल स्तर का निर्माण करती हैं, ये एकल स्तर क्या कहला रही थी? ये स्तर बाह्य त्वचा कहलाती है, बाह्य त्वचा कहलाती है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखना जरा, इस डायग्राम को वापस से बताऊंगा, वापस से दिखाऊंगा, बार बार दिखाऊंगा समझने के लिए। इस डायग्राम को वापस से देखिए और सोच समझकर मुझे बताइएगा। देखिए और सोच समझकर मुझे बताइए, इस डायग्राम में क्या आपको ये जो स्तर जो है कोशिकाओं से बनी हुई है, इस स्तर के ऊपर एक आवरण दिखाई दे रहा है? देखो ये वाला, देखिए कोशिकाओं के ऊपर एक आवरण दिखाई दे रहा है।
आवरण दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा एक आवरण है, एक पूरा एक आवरण है, ये मैं बोलूंगा एक और लेयर है, लेकिन वो कोशिका की बनी हुई नहीं है। देखिए ये एक और स्तर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये स्तर किसके ऊपर मिल रही है? कोशिका के ऊपर ही तो मिल रही है। अब ये स्तर का नाम पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, क्यूटिकल। इस स्तर का नाम क्या है? क्यूटिकल। अब आप बोलेंगे सर क्या है ये क्यूटिकल? तो ध्यान से सुनना बेटा, ये जो बाह्य त्वचा थी, इस बाह्य त्वचा के ऊपर एक पतली सी, ध्यान से सुनना, एक पतली सी एक मोम की स्तर मिलती है। क्या बोला मैंने? बाह्य त्वचा बाह्य त्वचा के ऊपर एक पतली मोम की स्तर या आवरण मिलता है, जिसे, ध्यान से सुनना, जिसका नाम आपने भूलना नहीं है बेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, याद रखना, क्या? क्यूटिकल। जिसे क्यूटिकल, हिंदी में भी क्यूटिकल, इंग्लिश में भी क्यूटिकल कहते हैं, याद रखना। अब आप बोलेंगे सर ये तो समझ में आ गया कि चलो एक बाहरी आवरण मिल रहा है, ये जो बाह्य त्वचा जो थी, इस बाह्य त्वचा के बाहर एक मोम की स्तर मिल रही है। ठीक है, सिंपल। जैसे हमारी त्वचा है, समझना, जैसे हमारी त्वचा है, स्किन है, इसके ऊपर बालों की बाल मिल रहे हैं ना, मिल रहे हैं बाल, उसी तरीके से हमने बोला ये जो बाह्य त्वचा है, इसके ऊपर बाल नहीं, इसके ऊपर एक पतला सा एक मोम का एक चिपचिपा एक आवरण मिल रहा है, जिसे हमने क्या बोला है, क्यूटिकल। अब आप बोलेंगे सर क्यों मिल रहा है? क्या सर सभी पादपों में मिलता है? नहीं, ये कुछ विशेष पादपों में मिलता है। पर्टिकुलरली किन में मिलता है? ध्यान से सुनना, क्या कार्य कर रही है पहले तो ये समझते हैं, और किन पादपों में मिल रही है क्यूटिकल, आइए देखिएगा बेटा, सुनना, ध्यान से सुनना, समझना, इस चीज को समझना। देखिएगा, मान लो एक ऐसा पेड़ जो रेगिस्तान में उग रहा है। कहां पर उग रहा है? रेगिस्तान में उग रहा है। अब रेगिस्तान में पर्टिकुलरली जल की है कमी। किसकी कमी है? जल की कमी। अब रेगिस्तान में जो पेड़ उगते हैं उनको हम बोलते हैं मरुद्भिद। क्या नाम देते हैं? मरुद्भिद। ठीक है, ज़ेरोफाइट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं मरुद्भिद। वो जो कहां पर उगते हैं? पर्टिकुलरली वहां पर जहां ऑलरेडी पानी की कमी है। अब आप मुझे बताएं, क्या पादपों में एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम होता है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन भी एक प्रक्रिया है, किसमें? पेड़ों में। ठीक है, अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूंगा, ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? आप बोलेंगे सर जल का वाष्प के रूप में निकल जाना। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। यही होता है ना भाई। ये एक पेड़ है, देखिए ये एक पेड़ है, और इस पेड़ के ऊपर ये टहनी है, और इस टहनी पर ये मिल रही है, मान लेते हैं क्या, हमारी पत्ती। चलो जी, ठीक है, इस पत्ती में रंध्र होते हैं, आप जानते हैं। हाँ सर, रंध्र होते हैं। इस पत्ती का भी बाहरी आवरण क्या होगा? बाह्य त्वचा होगा। इस पत्ती का बाह्य आवरण जो होएगा वो क्या होएगा? बाह्य त्वचा होगा। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल होगा भाई। पेड़ के हर भाग का बाहरी आवरण कौन है? बाह्य त्वचा है। ठीक है, अब जरा सोचिए, प्रकाश पड़ा, प्रकाश पड़ा, प्रकाश जब पड़ेगा तो इस पत्ती के अंदर जो जल है वो भाप बन के वाष्प के रूप में बाहर आ जाएगा। वाष्प के रूप में बाहर आ जाएगा कौन? जल। अब आप बोलेंगे सर ये तो खराब प्रक्रिया हो गई, ये तो बेकार प्रक्रिया है कि भाई जो पेड़ के अंदर यहां से जो नीचे से जो जल आया था
जो जाइलम लेकर आया था अंदर, जो जाइलम अंदर लेकर आया जल, वो तो निकल गया। फिर उस हिसाब से तो वाष्पोत्सर्जन तो बेकार प्रक्रिया है, ये तो होनी नहीं चाहिए, ये तो वेस्ट हो रहा है किसका, पानी का। अब ध्यान से सुनना, वाष्पोत्सर्जन जो होती है ये एक अच्छी प्रक्रिया भी है और ये खराब प्रक्रिया है। ध्यान से सुनना, वाष्पोत्सर्जन एक अच्छी प्रक्रिया है और एक खराब प्रक्रिया। आप बोलेंगे कैसे अच्छी है कैसे खराब है, ध्यान से सुनना बेटा। एक वैज्ञानिक थे, ध्यान से सुना, हालांकि ये बाद में भी आएगा, मैं पहले ही बता देता हूं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कर्टिस। क्या नाम था? कर्टिस। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक कथन दिया। क्या दिया? ट्रांसपिरेशन is an essential evil। अब इस कथन को जरा देखिए, ध्यान से देखिए। इसमें दो शब्द हैं जो वाष्पोत्सर्जन, देखो वाष्पोत्सर्जन को हमने इंग्लिश में क्या बोला? ट्रांसपिरेशन। कर्टिस ने बोला, कर्टिस एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने बोला कि ट्रांसपिरेशन जो है ना, यानी वाष्पोत्सर्जन जो है ना, वो एक असेंशियल एविल है। अब साहब, असेंशियल का मतलब आवश्यक, और एविल का मतलब जो है, मतलब एक नेगेटिव चीज को बताता है। एविल मतलब भूत प्रेत, इनको हम क्या बोलते हैं? एविल। दानव, दैत्य, उसके लिए हम शब्द इंग्लिश में क्या यूज में लेते हैं? एविल। अब जरा सोचिए, भूत प्रेत दानव दैत्य, ये शब्द जो मैंने बोले हैं, क्या एक नेगेटिविटी को दर्शा रहे हैं या पॉजिटिविटी को? आप बोलेंगे सर ये शब्द जो है ये एक ऋणात्मक शब्द है, एक नेगेटिव शब्द है, ठीक है। लेकिन आवश्यक शब्द जो है, असेंशियल, कोई चीज आवश्यक है यानी जरूरी है, यानी पॉजिटिव चीज को बता रही है। यानी इस स्टेटमेंट से यह पता लग गया कि वाष्पोत्सर्जन जरूरी भी है, लेकिन एक हानिकारक, एक हानि भी हो रही है इसमें, एक खराब प्रक्रिया भी है, एक नेगेटिव चीज भी है और एक पॉजिटिव चीज भी है। किसमें? वाष्पोत्सर्जन में। अब आप बोलेंगे सर पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है? ध्यान से सुनना बेटा, इतने ऊपर तक पानी कैसे आए? इतनी ऊपर तक पानी कैसे आए, है ना? और आ भी गया तो फिर वापस कैसे आए ऊपर तक, है ना? तो क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसको मैं ना एक बच्चों को हर बार एक बड़ी अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं। ध्यान से सुनना, समझना इस चीज को। देखो, ये एक रूम है, समझना, ये एक रूम है जिसमें मैं बैठा हूं, ठीक है। चलो मैं यहां पर बैठा हूं, ठीक है। अब मैं ना मान लेते हैं 20 दिन से भूखा हूं, 20 दिन से भूखा हूं। 20 दिन से क्या है, खाना नहीं मिला मेरे को, 20 दिन से भूखा हूं मैं। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे को ना इस रूम में बंद कर दिया है। चलो ये जेल है जिसमें मैं 20 दिन से भूखा बैठा हूं, मेरे को इस जेल में बंद कर दिया है, ठीक है प्रभु, समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना। और मेरे को ना एक कुर्सी पर बैठा दिया, मेरे हाथों को बांध दिया, मेरे पैरों को बांध दिया, मैं 20 दिन से बस बैठा हुआ हूं और भूखा हूं 20 दिन से, ठीक है। अब 21वें दिन, ध्यान से सुनना, 21वें दिन क्या हुआ? जेलर आया, जेलर समझ में आता है ना, पुलिस वाला आया और उसने यहां पर मेरे सामने 100 पकवान रख दिए हैं। कितने पकवान रख दिए? 100 पकवान रख दिए हैं, जिसमें बर्गर भी है, पिज्जा भी है और गोलगप्पे भी हैं, चाउमीन भी है, सब कुछ है, बहुत सारी चीजें, 100 पकवान रख दिए हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताना, उन 100 पकवान में से एक पकवान जो था वो था एक पार्ले जी का बिस्किट, ठीक है प्रभु, समझ में आ गया? 100 पकवान में से एक पकवान क्या था? पार्ले जी का बिस्किट भी था, ठीक है। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अब जब इन्होंने, जेलर ने मेरे सामने 100 पकवान रखे तो मेरे मुंह से क्या निकलेगी? लार निकलेगी भैया, 20 दिन से भूखा हूं मैं, मुंह में पानी आएगा ही नहीं आएगा? जरा सोचिए, सामने रसगुल्ले देखे, सामने गुलाब जामुन देखे, सामने चमचम देखी, सामने मिठाइयां देखी हैं, 100 पकवान में बहुत सारी चीजें थी, मुंह से पानी नहीं आएगा? अरे मेरे तो अभी भी आने लग गया भाई, गोलगप्पे का नाम सुन के ही मेरे मुंह में पानी आ गया। जरा सोचिए,
अगर ऐसा हो तो आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलेंगे बिल्कुल आएगा। अब क्या हुआ, ध्यान से देखना। 100 पकवान मेरे सामने रखे, जिसमें से एक पार्ले जी का बिस्किट भी था। 20 दिन से मैं भूखा था, मेरे मुंह से पानी आया। फिर वो जेलर बड़ा बेकार था, उसने क्या किया, पहले तो सामने रखा, फिर उसके बाद उसने 100 पकवान में से 99 पकवान निकाल लिए। पहले तो मेरे को दिखाए, मुंह में से पानी आया, है ना। फिर उसने 100 में से 99 निकालकर दूसरे रूम में रख दिए और मेरे हाथ पैर खोल दिए। ठीक है, एक पकवान यहां पर रख दिया था, कौन सा? पार्ले जी का बिस्किट। अब आप मुझे बताना, हाथ पैर खोल दिए और गेट जो था वो भी खोल दिया। अब सोच समझकर मुझे बताना, मैं क्या करूंगा? क्या मैं उस एक पार्ले जी के बिस्किट को खाऊंगा, या हाथ पैर खुलते ही, गेट खुलते ही मैं इस रूम में भागूंगा जहां पर गुलाब जामुन है, समोसे हैं, पिज्जा है, बर्गर है? सोचिए, क्या मैं पहले पार्ले जी का बिस्किट खाऊंगा? अरे नहीं रे, जहां 99 है उधर की तरफ भागूंगा या नहीं भागूंगा? भागूंगा ना। इतनी सी बात समझ में आई? अब इधर देखिएगा, मान लेते हैं 100 अणु थे, किसके? जल के, जो यहां से जाइलम लेकर आया इस पत्ती में। 100 अणु किसके? जल के। ठीक है, जो यहां से इस पत्ती में आए। चलो जी, बहुत अच्छी बात। अब 100 में से मान लेते हैं 99 निकल गए, 99 अणु निकल गए। देखिए, जब 100 आए थे यहां पर, जब 100 आए थे, 100 अणु आए थे, तो इस पत्ती ने बोला आहा, मजा आ गया। इस पत्ती के पास जब 100 अणु आए, इसने बोला आहा, मजा आ गया। 100 अणु आ गए, इतने सारे अणु आ गए जल के। इसने बोला आहा, मजा आ गया। ठीक है, लेकिन जब प्रकाश पड़ा तो 99 जो अणु है जल के, वो बाहर निकल गए। किसके रूप में? वाष्प के रूप में निकल गए। अब जरा सोचिए, 100 में से अगर 99 अणु निकल गए, केवल एक अणु रह गया, तो ये पत्ती क्या बोलेगी? ओहो, धैत तेरे की, गई भैंस पानी में। बोलेगी ना ये पत्ती कि अरे 100 अणु आए थे, 100 में से 99 चले गए, ये तो बहुत गलत हुआ। अब ये पत्ती क्या करेगी? वापस से एक दाब लगाएगी, वापस से एक प्रेशर लगाएगी, और वो प्रेशर वापस से 100 जल के अणुओं को खींचेगा ऊपर की तरफ। फिर और 100 आएंगे, फिर और 100 आएंगे, फिर 99 निकल जाएंगे। फिर जब 99 निकल जाएंगे, फिर ये पत्ती भागेगी खींचने के लिए, और 100 आएंगे, फिर 99 निकल जाएंगे। तो जरा सोच समझकर मुझे बताइएगा, क्या पॉजिटिविटी यहां पर दिख रही है? क्या पॉजिटिविटी दिख रही है आपको? क्या पॉजिटिव चीज दिख रही है? क्या जल आ रहा है? लेकिन नेगेटिविटी भी तो दिख रही है। क्या? जल निकल भी रहा है। यानी 100% जल जो आ रहा है, उसमें 90 से लेकर 99% जल जो है वो निकल रहा है। अब जरा सोचिए, अगर मुझे जल यहां तक पहुंचाना था तो मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? वाष्पोत्सर्जन तो करना ही पड़ेगा। बिना वाष्पोत्सर्जन के इतनी लंबी दूरी तक, इतनी ऊपर तक जल तो नहीं आएगा। यानी वाष्पोत्सर्जन तो आवश्यक है, असेंशियल है। लेकिन एक नेगेटिव प्रक्रिया भी है, क्योंकि इसमें जल की हानि हो रही है। क्या करें, हो रही है तो हो रही है, लेकिन आ भी तो रहा है। और जो आ रहा है उसमें से 99% निकल रहा है, लेकिन 1% तो अभी भी यहां पर है ना, उसी का उपयोग कर लेगी पत्ती। समझ में आया? क्लियर है? पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई? अब मेरा बिंदु जो था समझाने का वो ये कि वो पेड़ जो ऐसी जगह मिलते हैं, ऐसी जगह जहां पर ऑलरेडी किसकी कमी है? पानी की। है कि नहीं है? आप बोलेंगे हाँ सर है, पानी की यहां पर कमी है। अब जरा सोचिए, ये पानी जब पत्तियों में आएगा या इस पेड़ में आएगा ना, अब अगर आएगा तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या इस पेड़ को पानी निकाल देना चाहिए, सारा का सारा 99% निकालना चाहिए, या रखना चाहिए? सोचिए, निकाल देना चाहिए या रखना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जो थोड़ा बहुत जल जो नीचे से आ रहा है उसको निकाल देंगे। ऐसे पेड़ जो इस जगह पर मिलेंगे, मरुस्थली एरिया में मिलेंगे, मरुस्थली क्षेत्र में मिलेंगे, जहां ऑलरेडी पानी की कमी है, जो थोड़ा बहुत पानी आ रहा है उसको निकाल देना चाहिए,
या स्टोर करना चाहिए? आप बोलेंगे सर स्टोर करना चाहिए, तो कैसे करें, कैसे करें? तो बेटा जी एक सीधा सा इन पेड़ों में विकास हुआ। क्या? इन पेड़ों में ना इस पत्ती के बाहर एक पतली सी मोम की स्तर का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? मोम की स्तर का। और इस मोम की स्तर को हमने बोला क्या? क्यूटिकल। और ये क्यूटिकल क्या कर रही है? जरा सोचिए, रंध्रों के सामने आ गई। किसके सामने आ गई? यहां पर जो रंध्र थे ना उनको कवर कर लिया, उनके सामने आ गई है। ठीक है, अब जरा सोचिए, रंध्र तो बंद हो गए, रंध्र क्या हो गए हैं? बंद हो गए। मैंने कहा चलो जी बहुत अच्छी बात है, रंध्र बंद हो गए। ये क्यूटिकल क्या कर रही है? अब जरा सोचिए, इस परिस्थिति में जो जल की हानि हो रही थी, वाष्पोत्सर्जन में जो जल की हानि हो रही है, क्या उसको रोक रही है या नहीं हो रही है? सोचिए, ये क्यूटिकल क्या कर रही थी? जो जल निकल रहा था वाष्प के रूप में, जो वाष्पोत्सर्जन में जो वाष्प के रूप में जल निकल रहा था, जो जल की हानि हो रही है, क्या उसको रोक रही है या नहीं रोक रही है? बिल्कुल रोक रही है। तो क्या उसको रोक रही है या नहीं? सोचिए, ये क्यूटिकल क्या कर रही थी? जो जल निकल रहा था वाष्प के रूप में, जो वाष्पोत्सर्जन में जो वाष्प के रूप में जल निकल रहा था, जो जल की हानि हो रही है, क्या उसको रोक रही है या नहीं रोक रही है? बिल्कुल रोक रही है। तो क्यूटिकल का कार्य क्या हुआ? आप बोलेंगे सर ये क्यूटिकल जल की हानि जो होती है, जल की क्या होती है? हानि। कौन सी प्रक्रिया में? वाष्पोत्सर्जन में। वाष्पोत्सर्जन में जल की हानि जो किसमें हो रही है? वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में हो रही है, को रोकती है। कौन रोक रही है मेरे भाई? ये क्यूटिकल। इतनी सी बात समझ में आ गई है। तो क्यूटिकल का कार्य समझ में आ गया। क्यूटिकल क्या है? एक मोम की स्तर है। कहां मिल रही है ये बता दिया, है ना? क्यों मिल रही है ये भी बता दिया, किसमें मिल रही है ये भी बता दिया। लेकिन अब आपका एक और प्रश्न होगा, दिमाग में आ रहा है ना? क्या आ रहा होगा? आप बोलेंगे सर चलो ये तो समझ में आ गया कि ये क्यूटिकल मिल रही है, वाष्पीकरण को रोक रही है, वाष्पोत्सर्जन को रोक रही है। सर रंध्र बंद कर दिए। सर अगर रंध्र बंद कर दिए तो गैसों का आदान प्रदान कैसे होएगा? आएगा ना क्वेश्चन, दिमाग में आएगा ना? सर कैसे होगा? रंध्र तो बंद कर दिए क्यूटिकल ने, अब आपने छेदों को बंद कर दिया, गैसों का आदान प्रदान कैसे होएगा? आएगा ना? तो इस परिस्थिति में मेरे भाई ध्यान से सुनना, इस परिस्थिति में ना ये जो तना है ना, तना, इस तने में छोटे छोटे और कुछ छिद्र मिलते हैं। ठीक है, और उन छिद्रों को ध्यान से सुनना, वो जो छेद जो तने में मिल रहे हैं, उन छेदों को हम बोलते हैं वात रंध्र, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेंटिसल्स। अब ये जो है, ध्यान से सुनना, अब ये जो वात रंध्र हैं, ये क्या कार्य करेंगे? गैसों का आदान प्रदान करेंगे। तो रंध्र जिनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, हमने उनके ऊपर एक आवरण लगा दिया, किसका? क्यूटिकल का, जो वाष्पोत्सर्जन को तो कम करेगा, लेकिन गैसों का तो आदान प्रदान करना है। रंध्र तो बंद हो गए, रंध्रों के ऊपर हमने एक आवरण चढ़ा दिया। अब तो भैया रंध्रों का कार्य अब दूसरे रंध्र करेंगे। कौन से? वात रंध्र। हालांकि इनकी संख्या रंध्रों से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन करेंगे तो सही ना ये कार्य। तो ये पूरी प्रक्रिया थी आपको समझाने की कि काहे ये क्यूटिकल मिली, किसमें मिली, क्या कार्य कर रही है, किसकी बनी हुई है। आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। चलें आगे। यहां तक कितने बिंदु हो गए बेटा जी? हमारे 4। अब आगे चलते हैं, अब 5वां बिंदु समझते हैं। अब देखिए यहां पर बच्चों हमने रंध्र की बात करी थी। रंध्र क्या है समझना। रंध्र जो है वो छिद्र हैं, ये आपको समझ में आ गया है ना? देखिए रंध्र जो है ये इस तरीके से है, शायद आपको ये
दो प्रकार की कोशिकाएं दिखाई दे रही होंगी। ये दो कोशिकाएं हैं, ठीक है, और इन कोशिकाओं के आसपास कोशिकाएं हैं। ये भी कोशिकाएं हैं। अब देखिए, ये जो दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं, ये दो कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं के बीच में एक खाली जगह है। ये खाली जगह दिख रही है आप? बाकी कोशिकाएं, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ये सारी एक दूसरे से चिपकी हुई है, पास पास है, बताया था। लेकिन ये दो कोशिकाओं के बीच में छेद। अब इसको समझने के लिए ना बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए यहां पर देखिए, ये मेरे हाथ है, मैं क्या कर रहा हूं जरा देखिए। राम राम, नमस्ते। ये मेरी ये जो कोशिका है, ये एक रंध्र नहीं है। ये कोशिका जो है, इस कोशिका का नाम है द्वार कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है। अब आप जरा देखिएगा, ये एक गार्ड सेल है, ये एक क्या है, द्वार कोशिका, और ये भी क्या है, द्वार कोशिका। देखना जरा, क्या आपको ये दो द्वार कोशिका बिल्कुल चिपकी हुई दिखाई दे रही है? हाँ सर, चिपकी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब देखो क्या हुआ, एक दूसरे से दूर दूर हो गई। जब दूर दूर हो गई तो इन दोनों के बीच में क्या खुल गया, क्या मिल गया? एक छेद बना या नहीं बना? यही छेद, इन दोनों के बीच में यही छेद क्या कहला रहा है? रंध्र कहला रहा है। तो रंध्र क्या है? आप सीधा बोलेंगे रंध्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा, ये क्या है मेरे बच्चों? ये एक छेद है जो किसके बीच में बन रहा था? दो द्वार कोशिकाओं के बीच में बन रहा है। सिंपल। ये द्वार कोशिका जब सिकुड़ जाएंगी तो ये रंध्र बंद हो जाएगा, और जब ये फूलेंगी, ये इस तरीके से फूलेंगी, तो रंध्र खुल जाएगा, है ना। तो रंध्र बंद भी हो जाता है और खुल भी जाता है। दिन में रंध्र क्या होता है? खुला होता है, और रात को रंध्र बंद हो जाता है। अब आप पूछेंगे सर दिन में क्यों खुल गया, रात में क्यों बंद हो गया? ये जब आएगा ना, हमारा एक चैप्टर है, कौन सा, पादपों में परिवहन, एक चैप्टर है, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे रंध्र खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, ये द्वार कोशिका कैसे सिकुड़ जाती है, ये कैसे फूल जाती है, ये तब आएगा, तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना सा, ये रंध्र छेद थे जो दो द्वार कोशिकाओं के बीच में मिल रहे थे। इन्हीं रंध्रों से गैसों का क्या होएगा? आदान प्रदान भी होएगा, और इन्हीं रंध्रों से जल वाष्प के रूप में निकलेगा। यानी इन रंध्रों से दो कार्य हो रहे हैं। क्या? पहला कार्य क्या? गैसों का आदान प्रदान। रंध्र का कार्य क्या हो गया बेटा? इन रंध्रों का कार्य अगर मैं देखूं तो पहला कार्य क्या? गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। और दूसरा वाष्पोत्सर्जन। भाई वाष्पोत्सर्जन भी तो किससे हो रहा है? इन्हीं छेदों से जल जो है वो भाप के रूप में निकल रहा है। चलो जी, आप बोलेंगे सर ये तो समझ में आ गया, ठीक है। इन द्वार कोशिका, अच्छा अब इन द्वार कोशिका को देखो, ये द्वार कोशिका की आकृति आपको कैसी दिखाई दे रही है? आप बोलेंगे सर ये सेम की फली होती है, सेम की फली होती है, सेम की फली। क्या सेम की फली की आकृति की नहीं दिखाई दे रही? आप बोलेंगे हाँ सर। अच्छा मुझे बताएं, किडनी देखी आपने? किडनी होती है हमारी, किडनी भी कैसी होती है? हमारी वृक्क जो होती है, आकार की, ये दो द्वार कोशिकाएं दिख रही है। तो आपसे कोई पूछे कि द्वार कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है, आप सीधा बोलेंगे सर सेम की फली के आकार की, या हमारी जो किडनी होती है जिसको हम वृक्क बोलते हैं उसके आकार की। सिंपल। लेकिन किंतु परंतु एक और देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, वो काजू की थैली उसकी है यार, बादाम है तो देखिए यहां पर ये भी दो द्वार कोशिकाएं हैं। ये भी क्या है बच्चों? दो द्वार कोशिकाएं ही हैं। वापस से बना देता हूं, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी वो वाली। हाँ जी, ये भी क्या है बच्चों? दो 220 रुपए का है, 220 रुपए द्वार कोशिकाएं हैं।
देखो ये भी कोशिका, ये भी कोशिका, और इनके बीच में ये जगह रंध्र है। लेकिन आप बोलेंगे सर यहां पर द्वार कोशिका, ये दो द्वार कोशिका, और यहां पर जो द्वार कोशिकाएं हैं दोनों की आकृति में अंतर है। ये तो सेम की फली की आकार की है या वृक्क आकार की है, लेकिन ये वाली कैसे आकार की है? तो बेटा एक और आकार मिलता है जिसको हम बोलते हैं डंबल। डंबल देखा है? वो जो जिम में करते हैं डंबल होते हैं ना, क्या ये डंबल आकृति की नहीं दिख रही है ना? तो बेटा जी डंबल डंबलाकार यानी डंबल का आकार। ठीक है, डंबल शेप की होती है। अब आप पूछेंगे सर कौन से पादपों में कौन सी मिलती है? तो याद रखना मेरे भाई, भूल मत जाना, जो घास होती है ना, घास, जो कौन होते हैं? एक बीज पत्री होते हैं। घास जो कौन होते हैं? एक बीज पत्री जो होते हैं। भाई हमारे आवृत बीजी एंजियोस्पर्म दो प्रकार के होते हैं, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री, है ना? तो घास जो एक बीज पत्री होती है उनमें कैसी होती है द्वार कोशिका? डंबलाकार। बाकी अधिकतम मैक्सिमम पेड़ों में कैसा आकार होता है द्वार कोशिका का? सेम आकार या वृक्क आकार। लेकिन घास में जरूर याद रखना, यह प्रश्न नीट में बनता है मेरे भाई, भूल मत जाना। कैसा आकार होता है? ऐसा, डंबलाकार। ठीक है, सिंपल सा था। एक आखिरी चीज, इन द्वार कोशिका के साइड में देखिए ये कुछ कोशिकाएं मिल रही हैं। इन कोशिका को बोला जाता है सहायक कोशिका। अब आप बोलेंगे सहायक कोशिका क्यों बोला? अरे प्रभु जरा नाम में देखिए, वर्ड सहायक है या नहीं। अब सहायक का मतलब सहायता करेगी। किस चीज में सहायता करेगी ये बाद में आएगा, लेकिन हल्का सा हिंट दे देता हूं। बेटा ये रंध्र को खोलना है या रंध्र को बंद करना है ना? तो कौन बंद करेगा कौन खोलेगा? आप बोलेंगे सर ये दो द्वार कोशिका जब फूलेंगी तो रंध्र खुल जाएगा, ये सिकुड़ेंगी तो बंद हो जाएगा। फिर खोला, बंद कर दिया। अब बेटा इन दो द्वार कोशिकाओं के फूलने के लिए और सिकुड़ने के लिए उत्तरदायी जो होंगी, इनको सहायता जो करेंगी इन द्वार कोशिकाओं को फैलने के लिए और वापस सिकुड़ने के लिए, वो कौन होंगी? ये सहायक कोशिका होंगी। इसीलिए नाम क्या पड़ा? सहायक कोशिका। किसकी सहायता करेंगी? इन द्वार कोशिकाओं को फूलने और सिकुड़ने में। आया समझ में? तो ये थी कहानी किसकी मेरे भाई? रंध्र की। एक आखिरी चीज किसमें? इस ऊतक में। कौन सा ऊतक तंत्र पढ़ रहे हैं? बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। ये आखिरी चीज है जिसका नाम है क्या बेटा? कितने बिंदु हो गए बच्चों हमारे? 5। छठा बिंदु एफ, छठा। ई मतलब पांचवा था, छठा कौन सा हमारा? एफ बिंदु। अब यहां पर देखिए हमने बाह्य त्वचा देख ली, हमने उसमें रंध्र देख लिए। अब आखिरी चीज क्या बची है? उपांग। बाह्य त्वचीय उपांग। अब मैंने आपको बताया था बाह्य त्वचीय उपांग का मतलब कि साहब ये कोशिकाएं हैं किसकी? बाह्य त्वचा की। मेरे ख्याल से ये सारी कोशिकाएं आपको समझ में आ रही हैं। किसकी है बेटा? ये बाह्य त्वचा है जिसमें ये हमारी द्वार कोशिका और इनके बीच में क्या था? ये रंध्र था। समझ में आ गया? अब जरा इस कोशिका को देखो। इस कोशिका ने बाहर की तरफ एक संरचना का निर्माण किया, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं। इसने भी किया, हम ये जानते हैं। अब ये संरचना क्या कहला रही है? बाह्य त्वचीय उपांग, जो एक रोम के रूप में। क्या है ये? एक रोम ही तो है। रोम का मतलब ये क्या है? बाह्य त्वचीय उपांग है। अब आप पूछेंगे सर ये कहां पर निकल रहे हैं? सर ये कहां पर निकल रहे हैं? तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये उपांग किस में निकलेंगे? अब जरा सोचो।
बाह्य त्वचा किस में मिल रही है? सर पत्ती में भी मिल रही है, सर तने में भी मिल रही है, सर मूल में भी मिल रही है। आपको अच्छे तरीके से याद आ रहा होगा, हमने मूल की संरचना देखी थी था, और फिर ये परिपक्वन क्षेत्र था, और इस परिपक्वन क्षेत्र में क्या निकले थे? याद करिए, क्या था ये? मूल रोम था या नहीं था? बोलेंगे हाँ सर था। तो प्रभु जरा सोचिए, मान लो ये बाह्य त्वचा, ये मान लो इसकी है, किसकी? मूल की। तो इस मूल की बाह्य त्वचा से क्या निकले हैं? रोम। इनको बोला है हमने मूल रोम। बताएं, इतनी सी चीज नहीं समझ में आई, सिंपल सी, क्या कि भैया ये मूल है और उस मूल की ये बाह्य त्वचा थी। ठीक है, अब इस बाह्य त्वचा से की है, किसकी? मूल की। तो इस मूल की बाह्य त्वचा से क्या निकले हैं? रोम। इनको बोला है हमने मूल रोम। बताएं, इतनी सी चीज नहीं समझ में आई, सिंपल सी, क्या कि भैया ये मूल है और उस मूल की ये बाह्य त्वचा थी। ठीक है, अब इस बाह्य त्वचा से ये कोशिका जो थी ये बाहर की तरफ प्रवर्धित हो गई है, बाहर आ गई है, और इसको हमने बोला है मूल रोम। अब आप मुझे बताएं, ये मूल रोम किस में मिल रहे हैं? मूल में, है ना? क्या कार्य कर रहे हैं? आपको अच्छे तरीके से पता है मूल रोम का कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण। जिसमें क्या घुले पड़े हैं? खनिज घुले पड़े। चलो सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मूल रोम है क्या? ये जो रोम जो है ये मूल रोम है क्या? क्या ये एकल कोशिकीय है या बहुकोशीय? देखकर बताइए। ये रोम को मैं बोल रहा हूं मूल रोम। बताएं, क्या ये मूल रोम आपको एकल कोशिकीय दिखाई दे रहे हैं कि बहुकोशिकीय? तो याद रखना, मूल रोम कैसे होते हैं? एकल कोशिकीय। भाई ये एक कोशिका ही तो थी जिससे ये रोम निकला है। ये पूरी संरचना क्या कहला रही है? मूल रोम कहला रही है। क्या है ये? एकल कोशिकीय है। सिंपल। चले आगे। अब इंपॉर्टेंट क्या था, ध्यान से देखना। ये तो हमारी मूल हो गई, ठीक है। अब मैं यहां पर दिखा रहा हूं, मान लो तना, ये हमारी मूल हो गई है, जिसमें यहां पर मूल रोम थे। किसमें? परिपक्वन क्षेत्र, फिर ये दीर्घीकृत क्षेत्र, फिर ये मूल गोप और ये विभजोतक ऊतक। ठीक है, अब देखिए ये तना है, इस तने में भी क्या होगी? बाह्य त्वचा होगी, होगी ना? ये मान लो बाह्य त्वचा है। ठीक है, अब इधर देखिएगा, ये बाह्य त्वचा जो थी इसने भी कुछ रोम निकाले। अब इतने बड़े नहीं होते हैं, आप तने में देखेंगे इतने बड़े रोम निकलते नहीं, छोटे छोटे होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, मेरे को तो दिखाना है ना, समझाना है। देखिए ये आपको जो रोम दिखाई दे रहे हैं, जो बाह्य त्वचा से निकले हैं, किससे निकले हैं? बाह्य त्वचा से। ये भी तो रोम है या नहीं है? आप बिल्कुल बोलेंगे है, लेकिन ये किससे निकले हैं? तने से। किससे निकले हैं? तने से निकले हैं। बेटा जी इनको बोला जाता है, याद रखना, त्वचा। रोम एक और वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, ट्राइकोम। क्या है बच्चों? ट्राइकोम है। और ट्राइकोम क्या है? ऐसे रोम, इनको ट्राइकोम भी बोलते हैं या त्वचा रोम भी बोलते हैं, ऐसे रोम जो तने से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं बच्चों? तने से निकले थे, और तने से निकलने के बाद ये क्या कार्य कर रहे हैं और कैसे हैं? याद रखना, ये किस में मिल रहे हैं? तने में मिलते हैं। बताएं, जो मूल में मिलेंगे मूल रोम, जो तने में मिलेंगे त्वचा रोम या ट्राइकोम। साहब ये क्या कार्य कर रहे हैं? क्या ये भी जल का अवशोषण कर रहे हैं? हाँ, वातावरण में, ध्यान से सुनने, वातावरण में जल की बूंदें होती हैं,
होती है नहीं होती है? नमी होती है या नहीं होती है? होती है ना। तो बेटा ये क्या करते हैं, जरा सोचिए, जो पत्तियों से वाष्प निकल रहा था, जो पत्तियों से जो जल की हानि हो रही थी ना, जो पानी बाहर निकल गया था, वातावरण में निकला था या नहीं निकला था, भाप के रूप में, तो पानी वातावरण में, उसको क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। तो वातावरणीय जल का अवशोषण करते हैं। वातावरणीय जल, या नमी बोल देता हूं, ज्यादा बेहतर है, अवशोषण करते हैं। लेकिन बच्चों प्रश्न ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट है, जरा जल्दी से मुझे बताएं। मूल रोम जो थी वो कैसी थी? आप बोलेंगे सर एकल कोशिकीय थी ना, ये थी ना। अब जरा सोचिए, इसी को मैं अगर ऐसे बना दूं, देखो, अब आप मुझे बताएं, ये जो रोम आपको दिख रहा है, ये जो रोम आपको दिख रहा है, अब आप मुझे बताएं, क्या इस रोम को मैं मूल रोम बोलूंगा या त्वचा रोम बोलूंगा? अब मैं इसको क्या नाम दूंगा, त्वचा रोम या ट्राइकोम। और ट्राइकोम किस में मिलता है? तने में। मूल रोम किस में मिलते हैं बेटा? मूल में। ये त्वचा रोम, ये ट्राइकोम कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। और ये शाखित भी हो सकते हैं मेरे भाई। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये शाखित था? मूल रोम शाखित है? नहीं, ये अशाखित होते हैं। कैसे होते हैं? ये अशाखित होते हैं, एकल कोशिकीय होते हैं, जल का अवशोषण कर रहे हैं। समझ में आ गया? कौन? मूल रोम। लेकिन ये जो है कौन? त्वचा रोम, ट्राइकोम, ये भी जल का अवशोषण कर रहे हैं, लेकिन क्या मृदा से कर रहे हैं? मृदा से कर रहे हैं? नहीं, वातावरण से कर रहे हैं। और ये जो होते हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं। साथ साथ ये शाखित भी हो सकते हैं। बताएं, समझ में आया? अब जाकर हमारा खत्म हुआ है पहला ऊतक तंत्र, जिसका नाम था बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। आज सिर्फ हमने यही पढ़ा है। तो मेरे बच्चों, आज जो हमने पढ़ा है, मैं एक बार फटाफट रिवाइज कर देता हूं। आज हमने पढ़ा है क्या? बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र क्या होता है? बाहरी आवरण होता है जो बना हुआ है बाह्य त्वचा से। उस बाह्य त्वचा में मिल रहे हैं रंध्र और उससे निकल रहे हैं उपांग। इन तीन चीजों से बना होता है। कोशिकाएं कैसी प्रकृति की होती है? पैरेन्काइमा पास पास होती हैं और एक सतह बनाती है, जिसको हमने बोला था बाह्य त्वचा। उस बाह्य त्वचा पर मोम की एक परत मिलती है, जिसका नाम होता है क्यूटिकल। याद रखना, जो जल की हानि को रोकती है या वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। किसमें? मरुस्थली पेड़ों में, है ना। इनमें रंध्र जो था उसकी हमने बात करी, क्या होते हैं? छेद होते हैं, द्वार कोशिका से घिरे रहते हैं। द्वार कोशिका के आसपास सहायक कोशिका होती है, जो द्वार कोशिका के फूलने और सिकुड़ने में सहायता करती है, जिससे रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। अब ये जो द्वार कोशिका थी, इनका आकार या तो सेम या फली आकार या वृक्क आकार का होता है अधिकतम पादपों में, लेकिन घास में कैसा होता है? डंबलाकार होता है। ये मैंने बताया। रोम क्या थे? हमने बोला कहीं ना कहीं बाह्य त्वचा की कोशिकाएं बाहर की तरफ क्या करती हैं? विकास करती है, जिनको हमने बाह्य त्वचा उपांग या रोम बोला था। मूल में निकल रहे हैं तो मूल रोम, और तने में निकल रहे हैं तो ट्राइकोम। मूल रोम एकल कोशिकीय, शाखित नहीं होते, जल का अवशोषण करते हैं। किससे? मृदा से। जबकि ट्राइकोम जो होते हैं, जो वातावरण में नमी है उसका अवशोषण कर लेते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं और शाखित भी हो सकते हैं। खत्म, इतनी सी बात थी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब समय हुआ है बेटा जी किसका? क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। रंध्र किन कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं? जल्दी से आंसर बताइए। द्वार कोशिका, सहायक कोशिका, दोनों ए और बी, या कोई नहीं? घिरे किससे रहते हैं वो छेद? दूसरा प्रश्न बच्चों, बाह्य त्वचा किस ऊतक का भाग है? बाह्य त्वचा जो है वो किस ऊतक का भाग है? भरण ऊतक, संवहनी ऊतक, या बाह्य त्वचीय ऊतक, या उपरोक्त सभी? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिए।
चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न था बच्चों हमारा, रंध्र किन कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं? बहुत सिंपल, किससे घिरे हुए थे? रंध्र किस कोशिकाओं से द्वारा घिरे हुए थे? द्वार कोशिका। हाँ, द्वार कोशिका के चारों तरफ क्या मिल रही है? सहायक कोशिका, है ना। तो रंध्र के चारों तरफ कौन थी? द्वार कोशिका थी ना, सहायक कोशिका तो नहीं है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? द्वार कोशिका। सहायक थोड़ी ना होगी। समझ में आया? कई बच्चों ने ये लगाया होगा, अरे भैया प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, रंध्र क्या थे? छेद। ये छेद के दोनों तरफ कौन सी कोशिकाएं? सहायक कोशिकाएं क्या? नहीं, कौन है? द्वार कोशिकाएं। तो आंसर क्या हो जाएगा? गार्ड सेल यानी द्वार कोशिका। ठीक है। दूसरा था बहुत सिंपल प्रश्न, हलवा था ये प्रश्न, तो है ना, सिंपल सा था भाई, बाह्य त्वचा किस ऊतक तंत्र का भाग है? सीधा सीधा बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र का। सिंपल, बताएं, यही किया है ना, समझ में आ गया? चलिए होमवर्क मिलेगा बेटा जी नीचे होमवर्क सेक्शन में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी हमारे 2 ऊतक तंत्र और बाकी कौन सा? भरण ऊतक तंत्र और संवहनी ऊतक तंत्र, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे क्या? ऊतक तंत्र। ठीक है, तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय।